मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक और लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है किसान केंद्र के बीच अब तक क्यों नहीं बनी बात। इसे 80% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। किसान आंदोलन के आज 19 दिन हो गए, मगर समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा ये सवाल जस का तस है। आंदोलन के बीच 10 किसान संगठनों ने नए कृषि कानून का समर्थन किया है। आज कृषि मंत्री से उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों से किसान संगठन के प्रतिनिधि मिलने पहुंचे। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने अपना प्रस्ताव आंदोलन कर रहे किसानों को भी भेज दिया है। अब किसान संगठनों के जवाब का इंतजार है। उधर कोरोना काल में आंदोलन से देश को बड़े आर्थिक झटके का सामना करना पड़ रहा है और इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ना तय है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक फल और सब्जी की सप्लाई पर असर पड़ने लगा है। 60,000 ट्रक की आवाजाही रोजाना दिल्ली से होती है, जो अब कम होकर मात्र 15,000 ट्रक तक आ चुकी है। ऐसे में सवाल यही है कि कोरोना काल के आर्थिक संकट के बाद किसान आंदोलन से हो रहे आर्थिक नुकसान की भरपाई देश कैसे कर पाएगा। 19 दिन बीत गए। अन्नदाता और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी हल नहीं निकल सका है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि किसानों को समझा बुझा सकें, क्योंकि सरकार कृषि कानून को किसान हितैषी मानती है। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है। किसानों ने उपवास कर सरकार से एक बार फिर तीनों कानूनों के खिलाफ अपनी मंशा जाहिर की, लेकिन दूसरी ओर कुछ किसान संगठनों ने सरकार से इन कानूनों को वापस न लेने की अपील भी कर डाली। इस बिल से किसी को नुकसान नहीं है और इससे फायदा सिर्फ 5% किसानों को है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेताओं में भी टकराव होता दिखा और जुबानी जंग भी। जिसको बैठना है, करना है, बहुत लोग ऐसे हैं कि नहीं बैठे और उनको करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 40 साल से किसानों की लड़ाई लड़ी है, जो हमें दिखेगा सो करेंगे। 19 दिन से जारी आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तान के नारे और राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका भी भुनाया गया। लेकिन आंदोलन का नुकसान छोटे बड़े व्यापारियों समेत देश के अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 तारीख को हरियाणा में 23 टोल बंद रहे। इससे करीब 3 करोड़ 44 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जबकि पंजाब में 1 अक्टूबर से ही टोल नहीं वसूला जा रहा है और NHI को प्रतिदिन 3 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है। चैम्बर्स ऑफ ट्रेड इन इंडस्ट्री के मुताबिक 300 करोड़ के कारोबार का नुकसान अब तक हो चुका है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर माल नहीं ले रहे। जबकि 24 सितंबर से पंजाब में 55 दिनों के अंदर भारतीय रेलवे को 2220 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। ये नुकसान आगे भी बढ़ेगा। CIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन भारत बंद से देश की इकोनॉमी को कम से कम 25,000 करोड़ का नुकसान होता है। देश की बहस में चर्चा है कि कृषि कानून के खिलाफ आज देश भर के किसान भूख हड़ताल पर रहे। सरकार की बैठकों पर बैठक होती रही, किसान भी टस से मस नहीं हुए और जुबानी जंग की राजनीति भी खूब चली। लेकिन सवाल यह है कि आगे क्या, कब होंगे अन्नदाता शांत और कैसे बनेगी बात। बीजेपी नेता और सांसद अनिल जैन ने किसान आंदोलन पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिद करने से बात नहीं बनेगी। सरकार किसी भी ग्रुप, किसी भी वर्ग की संवेदनाओं के साथ खड़ी है, इसीलिए सरकार बार बार वार्ता के लिए आमंत्रित कर रही है। अगर कुछ शंकाएं हैं तो उनका समाधान किया जा सकता है। शंकाओं, रूल्स बनते हैं बिल्स के बाद, उनमें समाधान हो सकता है, संशोधन से समाधान हो सकता है। लेकिन आप इस बात पर अड़ जाइए, जिद कर जाइए कि वापस लो, तो ये ना तो इससे सरकार चलती है, ऐसे ना समाज चलता है, ना समस्या हल होती है। जिद से कोई चीज़ संभलने वाली नहीं है। और जिद का अभिप्राय आप इशू पे नहीं है, आप अपनी जिद पे अड़े हैं, तो इसका जो लोग आरोप लगाते हैं फिर वो लोग सिद्ध हो जाएंगे। मैं नहीं कहता कि इसमें किसान नहीं है, हैं,
98%, 99% किसान इसके साथ नहीं है। तो 99% किसान आंदोलन के साथ नहीं है, यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का। अनिल जैन ने बात कही है। अरुण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने ये बात कही है कि सिर्फ 1% किसान इस आंदोलन के साथ है देश का। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या किसानों को तीनों बिल वापस लेने की जिद छोड़नी चाहिए? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं, हाँ या ना में। आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। शो के दौरान हम आपके जवाब भी दिखाएंगे कि देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या फिर आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो बनाकर हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। सीधे चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली जी के साथ, जो इस वक्त मेरे साथ पैनल में जुड़ गए हैं। रमनीक मान है जो कि किसान हैं और पंचकुला से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे राकेश टिकैत और भानु प्रताप सिंह जो कि बीकेयू के अलग अलग धड़ों के नेता हैं। हमारे साथ अभय दुबे जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जतिंदर चिन्ना साहब हैं जो कि किसान हैं और सिंधु बॉर्डर से हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हरवीर सिंह साहब है, एडिटर इन चीफ है हिंद किसान के। सबसे पहले बात की शुरुआत करते हैं चिन्ना साहब से। चिन्ना साहब, अब तो जिद पर अड़े हैं आप। सरकार का यह मानना है, लोगों को भी लग रहा है कि भाई 3 कानून वापस लो। अगर कानून वापस लेंगे तो एमएसपी की बात को लेकर, एपीएमसी को और सॉलिड करने की मांग को लेकर कानून तो फिर लाने पड़ेंगे। तो अमेंडमेंट बीच का रास्ता है जिसके लिए सरकार राजी है। तो मुझे नहीं लगता इस जिद को छोड़ना चाहिए किसान संगठनों को और कल फिर से बातचीत शुरू करनी चाहिए। रसिया जी, किसान कोई जिद नहीं कर रहे हैं। ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो मुद्दा है वो स्टेट लिस्ट में आता है देश की कॉन्स्टिट्यूशन में। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पे कानून बनाने का कोई हक नहीं है। ये तो फिर तो आपको बात ही नहीं करनी थी ना। अगर सरकार ने गलत किया है तो सुप्रीम कोर्ट आप चले जाते, सुप्रीम कोर्ट इसको सेटिस्फाइड कर देता। फिर तो बातचीत ही नहीं करनी चाहिए थी ना अगर सरकार ने गलत काम किया है। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो देश के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और सबसे ऊपर है। देश के किसान आज इसके लिए एजिटेशन में हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम क्यों नहीं गए वो हम यहाँ नहीं कहना चाहेंगे। जो इसलिए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी संविधान के ज्ञाता हैं, जो सभी साथी पैनल में हैं सभी जानते हैं कि क्या है देश की जो यूनियन लिस्ट है उसमें क्या, एग्रीकल्चर में क्या है, कंकरन लिस्ट में क्या है और स्टेट लिस्ट में क्या है। ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चलिए, आपने बातचीत के एक नए मोर्चे को खोल दिया है। मान साहब, मैं मान साहब के बात चलता हूं। चिन्ना साहब, मैं आपके फिर आऊंगा। आपने अपना पॉइंट पूरा रख दिया, मैंने 1 मिनट तक आपको सुना। मान साहब, क्या अब बात सिर्फ जिद वाली नहीं रह गई? उसके बाद नलिन कोहली और अभय दुबे जी को लाएंगे, क्योंकि दोनों किसान नेता अपनी अपनी बात रखते, किसानों से जुड़े हुए प्रतिनिधि। देखिए दीपक जी, 2-3 बातें बड़े वाज़े तौर पे यहाँ पे क्लियर कर देनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि अगर ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है देन दे आर अनटेंजिबल, दे कैन नॉट स्टैंड, होल्ड गुड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो उसकी आवश्यकता नहीं थी, ना तो पंजाब सरकार को कानून वहाँ पे अपना एक अमेंडमेंट लाने की या अपने विधानसभा में लाने की, और ना ही किसी और को किसी की कहीं धरना स्थल पर जाके बैठने की आवश्यकता थी। आप सिंपल अपनी स्टेट के हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक याचिका डालते और ये उड़ जाते हैं। बहरहाल आपको जितनी मेरी समझ है, मैं अल्पमत का आदमी हूँ बेशक, पर मैं जितने समझता हूँ, देखिए, एक लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट होता है भारत सरकार के अंदर, और यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल है और सारे लीगल एडवाइजरी, लॉ मिनिस्ट्री है। ये कोई ऐसे मूर्खता नहीं कर सकती सरकार कि जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर उस प्रकार का कोई कानून लाने का प्रयास करे और उस कानून के ऊपर अड़ी रहे
जब वो इतना उसका विरोध हो रहा हो। मैं ये समझता हूं कि अगर आप भारतीय किसान यूनियन की पिछले समय से आप 2003, 2005, 2008, 2013, 2018 और 2019 का जो इनका मांग पत्र था, अगर आप उसको भी पढ़ेंगे, उसके अंदर निरंतर यही बातें मांगी गई हैं। 1970 के दशक से बहुत लंबा संघर्ष कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन, जिसके अंदर इन्होंने ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी भी बनाई। उसके अंदर यही मांगे रखी गई कि हमारे को एक ऑल्टरनेटिव मंडी दी जाए, हमारे को इस मंडी की व्यवस्था से आजादी दी जाए, हमारे को अपने प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट तक करने की, ये तो बात प्रदेश से बाहर की बात हो रही है, एक्सपोर्ट तक करने की इजाजत दी जाए। और मैं आपको एक ड्रैकोनियन लॉ, जो एक पहले का एक बड़ा वाहियात सा कानून था, उसके विषय में बताना चाहता हूं दीपक भाई, कि एक समय पे पंजाब का किसान 5 किलो कनक अपने सिर पे बांध के हरियाणा के बॉर्डर में टापता था और उसके ऊपर हरियाणा की सरकार तत्कालीन स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज करती थी। ऐसे कानूनों के खिलाफ निरंतर भारतीय किसान यूनियन किसानों के हक के लिए लड़ती रही है। परंतु आज मैं समझता हूं कि जिस चीज के लिए मांग करते रहे, जिस चीज के लिए इतना लंबा संघर्ष किया, और भारतीय किसान यूनियन के टिकैत जी अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, टिकैत जी ने भी अपने 4 जून को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने इस कानून की सराहना की। आज क्या कारण है ऐसे कि हम इतना लंबा, 19 दिन हो गए, हम दिल्ली के ऊपर सीज लगा के बैठे हैं, घेरेबंदी करके बैठे हैं। एक तरफ तो हम करते हैं कि हमने बात करनी है सरकार से, हम वार्ता करते हैं, हमारे 31 प्रतिनिधि दल जो है किसानों के, वो जाके बात करते हैं, 3145 होते हैं, 1.5 गुना लोगों के साथ किसान बैठ के, सरकार बैठ के बात करती है। मांगे बैठते हैं हम तो 37 होती हैं, 37 में से पहले राउंड में 25 मांगे मान ली जाती हैं, 12 रहती हैं, 12 के बाद अब 2 मांगों के ऊपर जीरो इन हो गया है, जितनी मेरी समझ है, मैं गलत हो सकता हूं, कि एक एमएसपी को गारंटेड कानून बनाया जाए और दूसरा इन कानूनों को खत्म किया जाए। अब दोनों में से एक चीज तो निश्चित रूप से दीपक भाई हो सकती है, या तो ये तीनों कानून काले कानून थे तो इनका वापस लेने की बात की गई, या इनके अंदर संशोधनों की बात करी गई, या ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। अब सारी चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती ना, बिल्कुल सही। इट कैन नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल कि ये गलत भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इनको मानते नहीं भी है, और इसके ऊपर हमने चर्चा भी करनी है। हम कई चीजों को मान भी गए और हम अब एमएसपी को गारंटेड कानून बनाते हैं, की मांग करते हैं, जो ना तो 2019 से लेके पीछे के कभी किसी मांग पत्र में थी और ना वो इनके अभी तक के एजुटेशन में थी। देखिए, जब मैं ये कहता हूं साहब, जब मेला लगता है ना, तो मेले में जेब कतरे जरूर आते हैं और जेब कतरों से बच के रहना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी किसान भाइयों को दीन बंधु छोटू राम जी की, रहबर आजम की एक बात मैं उनके स्मरण कराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि मेरे भोले किसान मेरी 2 बातें मान, पहला बोलना सीख और दूसरा दुश्मन पहचान। तो जो दुश्मन इनके बीच में आके और हमारे को मिसगाइड कर रहे हैं, जो सरकार से सीधी बात हो रही है किसान की, जट जमींदार गल कर रहा है, इनकी क्या जरूरत है? हमारे को किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैलिड पॉइंट। सीधे अभय दुबे जी के पास चलता हूं। अभय दुबे जी, मेरा सीधा सवाल, कोई कैसा हरा झंडा लेके बीच में भाई ये उतरता है? सेंट्रल लिस्ट का मामला नहीं है, स्टेट लिस्ट का मामला है, तो बड़ा सिंपल था। आप क्यों एजिटेशन का समर्थन कर रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते और कह देते सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है। ये सवाल सबसे पहले कहां खड़ा हुआ था जानते हैं आप? बहुत पीछे नहीं जाना चाहिए। 26 जून 2001 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाया। उस टास्क फोर्स की पहली मीटिंग में यह तय हुआ कि चूंकि 7 शेड्यूल का एंट्री 14 एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हमको एपीएमसी का जो एक मॉडल एक्ट देना चाहिए। और उस टास्क फोर्स की आधार पर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक मॉडल एक्ट दिया। आज जितनी सारी बहस इन विषयों पर हो रही है, मैं आपसे प्रकाश डालना चाहता हूं। 11वें महीने 2019 में मोदी सरकार से पूछा था कि एपीएमसी रिफॉर्म्स का क्या हुआ। उनका जवाब मैं आपको बहुत शॉर्ट में पढ़कर बताता हूं। उन्होंने कहा कि कम से कम 25 से 15 राज्य तक प्राइवेट मार्केट को अडॉप्ट कर चुके हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेल प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, मतलब किसान सीधा उपभोक्ता को बेच सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक अलग से चैप्टर था उसमें, ई ट्रेडिंग के लिए था यूनिफाइड सिंगल लाइसेंस। मतलब जितनी इस कानूनों में बात है वो सारी थी और वो इम्प्लीमेंटेड है। ये ऐसा नहीं है ये बात जो मोदी, तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं भाई जी? फिर तो विरोध का कोई ग्राउंड बनता ही नहीं है। जब सब कुछ इम्प्लीमेंटेड है, अच्छा चल रहा है, तो विरोध का कोई ग्राउंड तो बनता ही नहीं है। आपके लिए फिर विरोध का ग्राउंड कहां बनता है? बहुत वाजिब सवाल आपने किया। तो फिर आखिर मोदी सरकार को क्या जरूरत पड़ी ये कानून लाने की, मैं बताता हूं। इन्होंने क्या किया है, मोडस ऑपरेंडी आप देखिए। आप अगर उठाकर पढ़ेंगे नरेंद्र मोदी जी को की सरकार के आचरण को, तो 6223% इन्होंने फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट बढ़ा लिया विदेशों से। कब? जबकि 2014 में जब हम गए थे 265 मिलियन टन प्रोडक्शन था, आज 290 मिलियन टन से ऊपर प्रोडक्शन हो गया। मतलब एक तरफ किसान मेहनत करके अपनी उत्पाद बढ़ा रहा है,
दूसरी तरफ मोदी सरकार सस्ता अनाज इंपोर्ट करने की चंद पूंजीपतियों को अनुमति दे रही है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी मक्का का किसान कह रहा था कि मेरी 710 रुपए से 900 रुपए में मक्का बिक रही है, 1850 रुपए की एमएसपी है। 23 जून 2020 को मोदी सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती है, इंपोर्ट ड्यूटी मक्का की गंभीरता से सुनिएगा 50% से 15% करती और 5 लाख मेट्रिक टन सस्ता मक्का इंपोर्ट कर लेती है। बिहार का किसान कहता है कि साहब मक्का के दाम नहीं मिल रहे हैं, आप समर्थन मूल्य पर खरीद लीजिए। वो 2013 का ऑर्डर भी देता है, एक दाना उसका नहीं खरीदा, वो हाईकोर्ट गए। आजाद भारत के इतिहास में पहली घटना है। प्रधानमंत्री जी, आपने 6 जनवरी 2020 को देश के सारे उद्योगपतियों से बैठक की। उन्होंने कहा कि बजट में आपके हिसाब से तय करना चाहता हूं। आपने 18 में की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उन्होंने कहा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, उद्योगपति आइए सुझाव दीजिए, आपके अकॉर्डिंग मैं इन सारे कानूनों को बनाना चाहता हूं। अरे टाटा से बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी, कानून बनाने के पहले तो टिकट से क्यों नहीं कर सकते? अभय जी, आप भी जानते हैं अटल जी ने ये शुरुआत की थी। 2001 से लेके 2020 तक कई दौर की बातचीत हुई है। 2001 का उदाहरण आपने ही दिया है। 2001 से 2020 तक कई दौर की। मैं फिर आऊंगा, आप बहुत लंबा बोले। अभी नलिन कोहली जी जवाब दीजिए, बताइए अगर ये सब कुछ इंप्लीमेंटेड है तो क्या कोई ग्राउंड बनता है? और क्या 2014 से पहले जो अडानी और अंबानी को देश को देने की बात हो रही है, 2014 से पहले क्या अडानी और अंबानी चांदनी चौक में खोमचे लगाते थे गोलगप्पे के? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है राजनीति कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल कर रहे हैं। आपको याद होगा और आपके चैनल ने भी शायद दिखाया होगा कि बीच में शरद पवार जी ने चिट्ठियां लिखी, इसको फॉलो किया जब वो देश के कृषि मंत्री थे। राहुल गांधी जी का बयान है इसको लेके कि भाई हम एपीएमसी हटाना चाहते हैं। अंग्रेजी मैनिफेस्टो में तो कांग्रेस ने छाप भी दिया। असली बात यह है, ये अपनी राजनीति करे, घिनौनी राजनीति करे, उनका अधिकार है, देश की जनता जवाब देगी। लेकिन विषय यह है कि एपीएमसी को हटा कौन रहा है? एपीएमसी वहीं के वहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं है एपीएमसी से। किसानों को एक विकल्प और दिया जा रहा है। अब आ जाते हैं, एक किसान भाई हमारे जो प्रोग्राम पे बैठे, उन्होंने शुरू में कहा ये गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं उनका भी दोष नहीं मानता, क्योंकि वो मेरी तरह वकील तो है नहीं। वो किसान है, जानते हैं कि एक अन्नदाता के रूप में किस प्रकार से खेती करते हैं, क्या बीज करेंगे, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, क्या खाद लगना चाहिए। लेकिन संविधान और संविधान पे कोर्ट क्या करती हैं, वो वकीलों का काम है। तो उनको गुमराह करने में या गलत बताने में कई नेता ही ऐसे काम कर रहे होंगे। ये गैर संवैधानिक अगर होती तो आपके पैनल पे किसी और ने बहुत अच्छे से कहा, ये क्या सरकार इस पे अड़ी रहती क्या? गैर संवैधानिक तब होता अगर एपीएमसी को केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हटाते। ये तो ट्रेड को लेके जो कंकरेंट लिस्ट में है कि आप इस राज्य में बेचे या वहां बेचे, नहीं बेचना चाहते आप, एपीएमसी जाना चाहते तो वहीं की वहीं है। एमएसपी भी वहीं का वहीं है। एमएसपी के दाम क्या बढ़े या नहीं बढ़े? इस साल मोदी जी की सरकार ने बढ़ाए, पैसे और खर्च किए। तो ये क्या है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं, कुछ नेता कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कल वीडियो देख के कितना दुख हुआ कि मोदी मर जाए, मोदी मर जाए। ये कोई मतलब बताइए, ये कैसी मांग है जो वहां पर वामपंथी दल के लोग कर रहे हैं, वो भी किसान भाइयों के आंदोलन में। किसान भाई अपना आंदोलन करना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं, सरकार से बात करिए। सरकार खुले मन से, अच्छी मंशा से उनकी बात सुन रही है, विकल्प ढूंढने में लगी है। और वहां राजनीतिक दल चले जाते हैं, मोदी मरना चाहिए, मोदी मरना चाहिए। कमाल है, मतलब इनकी राजनीति यहां तक आ गई है। और कांग्रेस इन सबके समर्थन में साथ खड़े, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, देश का तोड़ना चाहते, किसान के कंधों पे क्यों करना चाहते ये गंदी राजनीति? ठीक है, करिए जनता, ठीक है नलिन जी, राजनीति। और देखिए पब्लिक व्यू लेते हैं, सीधे चलते हैं दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी के पास। दिल्ली से मेरे माननीय दर्शक जुड़ गए हैं। दुर्गा प्रसाद जी, क्या कहेंगे? 19 दिन हो गए, आज तक कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। अब तो बातचीत भी बंद है। क्या आपको लगता है कुछ किसान संगठन जिद पर अड़े हुए हैं? मुझे ऐसा लगता है कि किसानों में किसान बहुत कम और राजनीतिक पार्टियां ज्यादा घुस गई हैं। और यदि हमें सही मायने में किसानों की समस्याओं का हल निकालना है तो तकनीकी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, रेदर देन टॉकिंग अबाउट ऑल द पॉलिटिकल थिंग्स। अभी कांग्रेस इतनी दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। मेरे हिसाब से आपको अपने बयानों को, अपनी चीजों को सही तरीके से सोच समझ कर बोलना चाहिए, ना कि मोदी मरना चाहिए, मोदी मरना चाहिए। इट इज रियली काइंड ऑफ, ये तो अनएथिकल चीजें हैं। एंड आपके जो भी
एक प्रॉब्लम्स की लिस्ट है, उसमें एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सबके दिमाग में चल रही है वो है एमएसपी। बीइंग अ टेक्निकली अवेयर, मुझे ऐसा लगता है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अगर हम मिनिमम रिटेल प्राइस कर दें तो काफी हद तक समस्याओं का समाधान हो सकता है। आई थिंक कोई गवर्नमेंट कुछ ट्राई कर रही है जो अच्छा कर रही है, उसको करने देना चाहिए और साथ में हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए बातचीत के द्वारा। और जब बातचीत हम कर रहे हैं तो बातचीत का हल निकालना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल। ठीक है दुर्गा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बातचीत अगर बंद हो जाए तो आगे हर कैसे निकले। सीधे चलते हैं हरवीर सिंह जी के पास, जाने माने पत्रकार हैं और कृषि मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं देश के। हरवीर सिंह जी, अब आपको लगता है 19 दिन की बातचीत, 19 दिन में कई दौर की बातचीत हो चुकी है, पहले हुई बाद में हुई, सरकार चेंजेस करने को राजी है, लेकिन बिल वापस लेने की मांग क्या अब जिद बन गई है? आपका क्या मानना है? असल में देखिए दीपक जी के बातचीत दोनों तरफ से चल रही है। सरकार ने जब किसान संगठनों को बुलाया वो बातचीत करने गए भी हैं और सरकार ने कुछ अपनी तरफ से प्रस्ताव रखे हैं। लेकिन अगर आप देखो कि मामला वहीं अड़ा हुआ है कि सरकार का मानना है कि कानून बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, किसान कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बिल्कुल घातक है। दूसरे एक थोड़ा सा एक किसी भी बातचीत के लिए एक माहौल बनाने की भी ज़रूरत होती है। अब जिस तरह से मैं बयान देख रहा था, आपने खुद ही दो अपने ये बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान दिखाए कि 99% है ही नहीं, 1% है, तो फिर तो सवाल ही नहीं है, फिर ना बात करनी चाहिए ना अमेंडमेंट करना चाहिए। बिकॉज जब 99% तो इतना एक्यूरेट फिगर लेकर के आए हैं, ये कौन सा सर्वे किया है और क्या सैंपल साइज है आई डोंट नो, बट 99 इज़ रियली 99 के बाद कुछ बचता नहीं है। तो एक तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा जो वार्ताकार हैं उनको भी और सरकार को भी कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको सिरे से खारिज ना करें, क्योंकि आपको किसी भी बातचीत के लिए एक माहौल की ज़रूरत होती है और मेरे ख्याल से बीच का रास्ता निकालने की तरफ जाना चाहिए दोनों पक्षों को। आप भी के सवाल को आगे कृष्णवीर जी को लेकर जाता हूं। हरवीर जी, छोटी छोटी बात रखते हैं, ज्यादा मौका मिलेगा। कृष्णवीर सिंह जी, क्या सरकार ने किसान के इस आंदोलन को वाकई सिरे से खारिज किया है? हरवीर सिंह जी को ऐसा लगता है? सरकार बराबर वार्ता कर रही है। हमने पहली बार ये देखा कि इतनी जल्दी क्योंकि मुद्दा किसानों का है, सरकार ने 6 बार वार्ता की है। कितने घंटे अगर हरवीर जी देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं ये भी कि कितनी बार चर्चा, एक एक बिंदुवार चर्चा की है। लेकिन समस्या क्या है हरवीर जी जो समझ रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, कि जो राजनीतिक दलों के लोग इस आंदोलन को हाईजैक करने के उसमें लगे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि किसान और सरकार के बीच में समझौता हो पाए। और वो इस तरीके से बार बार एक ही मुद्दा, हमें 3 कानून वापस चाहिए, 3 कानून वापस करें, 3 कानून, तो फिर करें क्या? अगर 3 कानून वापस करवाना ही चाहते हो तो मेरा एक सवाल है अपने मित्रों से, अपने भाइयों से, कि 92% लोग जिनको एमएसपी का लाभ आज तक नहीं मिला वो कहां जाके मरे, क्या करें? बाजार मत खोलो। महाराष्ट्र ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करी क्या? पंजाब ने नहीं करी क्या? हरियाणा में नहीं हो रही क्या? देश के 15 प्रदेशों में कानूनी जामा पहनाकर और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो अपनी मर्जी है, जबरदस्ती नहीं है। और जहां तक कॉन्करेंट लिस्ट की बात जो है, ये तो सच्चाई है। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या मंडी खत्म कर दी? क्या एमएसपी खत्म कर दी? 2.5 गुना खरीद मोदी सरकार के टाइम में कांग्रेस के मुकाबले पे हुई है। दालों की खरीद 70 गुना हुई है। उस बात को चर्चा करो। और ये क्यों नहीं कहते कि उदारीकरण की नीतियों पे जब से चले 10 साल तक यूपीए, अरे भैया मनमोहन सिंह जी तो फूड कूपन लाने की बात कर रही थी सरकार, जिसमें पूरा एमएसपी खत्म, खरीदी खत्म, सब कुछ खत्म कर रहे थे। क्यों बेकार इन सब बहस में नहीं पड़ते? 2013 में जब सब्सिडी सरेंडर वहां हो रही थी, मुश्किल से एक मिनट, बहुत सीरियस मामला, लड़ झगड़ के आए, 3 साल का पीस क्लॉज मिला। आप ये बताइए, जब 2014 में मोदी ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे सिग्नेचर को, और अगर वो सिग्नेचर हो जाते जैसा कांग्रेस ने 2013 में मिनिस्ट्रियल मीटिंग में पीस क्लॉज में, तो आज हम कहां होते? कहां एमएसपी होता? कहां खरीद होती? ना खरीद होती, ना एमएसपी होती, ना सब्सिडी होता। और ये सब खेल खत्म हो गया था। ये तो शुक्र करिए कि किसी तरह ईश्वर ने हिंदुस्तान के किसानों के अधिकारों को बचाया। विकसित राष्ट्र अपने उसको सब्सिडी को ट्विस्ट कर रहे हैं इधर से उधर। ठीक है, मैं छिन्ना साहब के पास चलता हूं। छिन्ना साहब, सीधा सवाल उन्होंने पूछा है, सीधा सवाल उन्होंने पूछा है। छिन्ना साहब, 92% किसानों को एमएसपी नहीं मिलता,
क्या इन 3 कानून वापस लेने से जो बाजार की ओपनिंग अप होती है, आप उनके हकों को नहीं मार रहे? 92% किसानों के हकों को, क्योंकि अगर बाजार खुलता है तो फायदा उन 92% किसानों को, 6% को नहीं, जो एमएसपी के लिए जिद पड़ा है। विकल्प चौरासिया जी, वो जो 99% किसानों को JMSP नहीं मिल रहा, उनकी हालत तो देखिए। यूपी और बिहार का किसान जो है, उसका गेहूं और उसका जो धान है वो 1100 रुपये और 900 रुपये क्विंटल बिक रहा है। वो पंजाब में जा कर के एक किसान जो है वो दिहाड़ी करने को मजबूर है। क्या आप चाहते हैं कि पंजाब का किसान भी जो है उसको भी दिहाड़ी करनी डाली जाए? ये आपका मंशा है? बिल्कुल नहीं सर, सेकंड बिल्कुल मैं नहीं। जहां जो वकील साहब हैं उनसे पूछना चाहता हूं। नहीं यही है, आप मेरी बात सुनिए। वो बोलते हैं भी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ट्रेड एंड कॉमर्स में सरकार ने जो है कानून बनाया है, ट्रेड और कॉमर्स तो बाद में आएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बनाया है वो ट्रेड एंड कॉमर्स है। उनसे पूछिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है ट्रेड एंड कॉमर्स है। जो प्राइस फिक्सेशन है, इसमें कंपनी और किसान के बीच जो एग्रीमेंट होना है वो ट्रेड एंड कॉमर्स है। ट्रेड एंड कॉमर्स तो तब होगा जब दाना मंडी में आकर बिक जाएगा, तब ट्रेड एंड कॉमर्स शुरू होगा। ये जो है ये बिल्कुल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट का इशू है। ठीक है। और जहीं पर जो 99% लोगों को देश में MSP नहीं मिल रहा, उनका हालात देखिए। ये सारे का सारा कानून कारपोरेट्स को देश की ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए बनाया गया है। सुनिए मेरी एक बात, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें है भी किसान जो ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी को देगा और कंपनी जो है उस पे रेंट लेने का अधिकार रखती है, उस पे लोन लेने का अधिकार रखती है। बोलिए नहीं सर, गलत है सर ये कहीं क्लॉज नहीं है सर, ये माफ करिए छिन्ना जी, गलत है। ये कहीं क्लॉज नहीं है। जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फसल का हो रहा है। छिन्ना साहब पंजाब में कई किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। देश के किसानों को गुमराह किया जा रहा है। ठीक है, मैं सीधे रमनीक मान के बात चलता हूँ। कृष्ण रमनीक मान जी, क्या छिन्ना साहब की बातें ठीक है, बताइए। जमीन का इन्वॉल्वमेंट जो है वो किसान विरोधी रोल अदा कर। छिन्ना साहब सुन लीजिए, आपके काउंटर आर्गुमेंट भी सुन लीजिए। एक किसान की जमीन पर कंपनियां कब्जा कर लें, ये सभी अबे भाई आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट। रमनीक मान जी जवाब दीजिए। मेरी बेनती है चिन्ना साहब मेरी बेनती है चिन्ना साहब, फिर ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਸਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ कि जमीन के ऊपर किसी तरीके की कोई किसी की लीन नहीं लगूगी, यानी कि कोई किसी तरीके का जमीन के ऊपर कोई लीन नहीं लगेगी। तीसरी बात, जब आप अपनी फसल बीजेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, वो कंट्रैक्ट आप SDM दफ्तर में या आप रजिस्टर करेंगे इस कंट्रैक्ट को। कंट्रैक्ट के समय में आपका रेट तय किया जाएगा और रेट तय होने के बाद अगर मंडी में रेट कम हो गया तो उस व्यापारी को आपकी फसल उस तयशुदा रेट पे खरीदनी पड़ेगी। और अगर रेट बढ़ गया मंडी में तो जो बढ़ा हुआ रेट होगा वो देने का हकदार होगा। अगर वो आपको बढ़ा हुआ रेट नहीं देता, फर्ज कर लो जी आपने कंट्रैक्ट कर लिया 1800 रुपए का कनक का, मंडी में रेट हो गया 2200 रुपए का, आपको व्यापारी बोलेगा जी मैं तो 1800 में लूंगा, बोलोगे नहीं भाई लेता है तो 2200 में ले, नहीं तो मैं मंडी में बेचूंगा। आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। तीसरी बात, आपने कहा मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडियां नहीं खत्म हो रही। APMC एक्ट को खत्म नहीं किया गया, उसके अंदर संशोधन लाया गया है। आपको प्राइवेट मंडी दी गई, आपने मांग करी, आपको प्राइवेट मंडी दी गई। एक मैं आपको महत्वपूर्ण बात और बड़ी दिलचस्प बताता हूं। अब पंजाब सरकार ने 2006 में एक मंडी बोर्ड का एक्ट है, उसके अंदर एक लाइन ऐड करी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। 7 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2006 ਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਿਆ 7 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਚੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੌਲਾ ਜੀ 1760 ਕਰੋੜ रुपए का जेड़ा मंडियों तो रेवेन्यू इकट्ठा होता, यानी कि 1760 करोड़ का जो मंडियों से रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो रेवेन्यू स्टेट के हाथ से ना चला जाए, ये रौला है और कोई रौला नहीं। तीसरी बात मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊं, किसान ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਐਕਟ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਔਰ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਵੀਰ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਰਭਾਗ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਰਭਾਗ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦਾਦਾ ਟਕੈਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 70 ਦੇ ਦਹਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ दीपक जी मैं हैरान हूँ, मेरे भाई कैसे है। देखिए वो सर छोटू राम की बात है कि मेरे भोले किसान पहले बोलना सीख और अपना दुश्मन पहचान। मैं कहना जी पढ़ना भी सीख लो, समझ भी लो, थोड़ा जो उससे जोड़ लेंगे। रीजन कारण की है कि जिस मांग के लिए आज तक संघर्ष करते आए वो मांग पूरी हुई तो हम धरने पे बैठ गए। अब उस मांग के अंदर और संशोधन कराए तो हमने अपना धरना और व्यापक कर दिया कि हम अब दिल्ली जयपुर हाईवे भी बंद करेंगे। मतलब बात समझ में नहीं आती मैंने कि पापा कर की रहे हैं। चिन्ना साहब बताइए, बड़े पॉइंटेड उन्होंने बात कही, आपके हर शंका का समाधान किया। बेनती है तुसी पढ़िया नहीं होया, तुसी एक्ट पढ़िया नहीं होया वीर, तुसी पढ़िया नहीं होया। चिन्ना साहब मैं लिख के दिंदा ਤੁਹਾਨੂੰ, तुसी एक्ट नहीं पढ़िया होया। जे तुसी एक्ट पढ़िया होया हुंदा तुसी ये गल्लां ना करदे। मुझे ये बताइए बाकी किसान क्यों नहीं साथ आ रहे हैं? मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में, महाराष्ट्र जहां पर बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है वहां के किसान क्यों नहीं आ रहे हैं? सिर्फ पंजाब के किसान क्यों? क्योंकि वहां 99% एमएसपी पे खरीदा जाता है। यही दिक्कत है ना, किसान लूटा जाता है जी। हाँ, जहां भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है वहां ही किसान लूटा जाता है। देखिए जो एक बात बताइए, तुसी पढ़े जी नहीं कदों देखो इस एक्ट दे दीपक जी से पूछिए इस एक्ट के लागू होने के बाद कौन सी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई अभी तक? आप इनको ये पूछो भाई दीपक जी, चिन्ना साहब इस गल का जवाब दो। ये एक्ट लागू होने तो बाद फार्मिंग हो रही है, अमेंडमेंट आने तो बाद केड़ी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग च किसान लुटिया गया? एक उदाहरण दो मेनू, एक उदाहरण दो। बताइए पंजाब में एक उदाहरण दीजिए जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान को नुकसान हुआ। एक उदाहरण दीजिए, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, हरियाणा में चल रही है, एक उदाहरण दीजिए जहां किसान को नुकसान हुआ है। कल वही स्टोरी करवाऊंगा मैं। लागू होने तो बाद केड़ा किसान लुटिया गया पूछो तो सही। ये एक्ट लागू होने के बाद कौन सा किसान लुटा गया? मेरे को एक उदाहरण दो आप। बात तो किसी की सुनवाई फसल ही नहीं हुई कोई, क्योंकि फसल ही हुई बीजी है तक ही प्रोविजन है, कोर्ट में जाने का नहीं है। कौन कहता नहीं होएगी? सारे सिविल देश कोर्ट में तक नहीं, जो है बन गई सरकार लिख के देता भी सिविल कोर्ट खोलते हैं। जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो गन्ने के खरीद करके पढ़ लो। मेरी बेनती है पहले प्लीज आप डिबेट पे आओ ना, प्लीज तैयारी करके आया करो, दो अक्षर पढ़ के आया करो। नहीं रहा गन्ने का जो बकाया है वो दे नहीं रहे भाजी, नहीं तुसी पढ़ते नहीं। गन्ने का बकाया जो भानु साहब भी मेरे साथ है, भारतीय किसान यूनियन दे नहीं रही है। भानु गुट ने समर्थन किया है किसान बिलों का। एक मिनट चिन्ना साहब मैं आपको थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं। भानु जी भी मेरे साथ जुड़े हैं, भानु प्रताप सिंह जी, उनके पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता जो नारे लगा रहे हैं ये किसान आंदोलन से किसान आंदोलन का चेहरा है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन किसान आंदोलन के बीच ये नारे लगे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बात कर रहे थे। कल सबसे पहले शाम को मैंने ही ये तस्वीरें ट्वीट की थी। सवाल ये है कि ये कौन सी भाषा है, ये कौन सा नारा है, ये कौन सी विचारधारा है, और क्या इससे किसान आंदोलन का बदनाम नहीं हो रहा? और किसान आंदोलन से जुड़े लोग ऐसे लोगों को मंच क्यों दे रहे? सुनिए। ठीक है, सवाल यहां पर यह है, हमने बीप किया
किसी के भी भारतीय परंपरा, संस्कृति और सभ्यता में किसी दुश्मन के मरने की भी दुआ नहीं की जाती, लेकिन यहां पर हो रहा है और वो भी तस्वीरें किसान आंदोलन की हैं। आप सुन रहे हैं उसको। अब सवाल यहां पर यह है, अभय दुबे जी, ऐसे एलिमेंट आएंगे और सरकार फिर कहेगी टुकड़े टुकड़े गैंग, या ये कहेगी उग्र वामपंथ, क्योंकि इसमें लाल झंडे दिखाई दे रहे हैं। सरकार ये कहेगी कि भाई देखिए महात्मा गांधी की मूर्ति को वैंडलाइज किया गया किसान आंदोलन के नाम पर वॉशिंगटन डीसी के अंदर, वहां पर खालिस्तानी लोग घुसाए और वो किसानों का सो कॉल्ड अपने आप को सपोर्टर बताते हैं। सवाल तो उठेंगे। मैं नहीं कह रहा कि 100% ही किसान है, मैं नहीं कह रहा ये किसान आंदोलन का चेहरा है, बट ये एलिमेंट भी किसान आंदोलन में है। अभय दुबे जी, फिर नलिन कोहली। दीपक जी देखिए, खेतों के हितों में, मेहनत मजदूरी में, किसानों की फसलों के दाम में कहीं भारतीय जनता पार्टी को किसान नहीं देता। दिखाई दे रहा है उनको खालिस्तान में, किसान दिखाई दे रहा है पाकिस्तान में, किसान दिखाई दे रहा है गुमराह गैंग में। अरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी, नियोजित रूप से इतना किसान को बदनाम मत कराइए। मैं 3-4 सवाल खड़े करना चाहता हूं। ये मेरे कौन किसान साथी बनकर सरदार जी बैठे मैं नहीं जानता। मैं 3-4 उदाहरण देता हूं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने अभी मन की बात में कहा था कि इस कानून का लाभ मिलने लगा। देखो महाराष्ट्र में एसडीएम ने फैसला कर दिया। अरे मेरे दोस्त, क्या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वो लागू हो गया? तुम जो कह रहे हो कि एक उदाहरण बता दो। सर, अभी मैं बताता हूँ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ ना भाई दुबे जी। हाँ, पहला फैसला तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ। क्या हुआ? वो अखबार के फ्रंट की न्यूज है, दैनिक भास्कर की। एसडीएम ने भगा दिया उसको, उस किसान को। मैं दिखवाता हूँ अभी, असली न्यूज निकलवाई है, वो स्टोरी करवाई है हमने होशंगाबाद की, क्लेम सेटलमेंट वाली निकलवाई है वो स्टोरी। अभय जी अभी दिखा देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्लीज मैं भी दैनिक भास्कर की वो कटिंग लेकर बैठा, मैं भी दिखा दूंगा, सुनिए ना। उसके बाद जब छपा तो एसडीएम ने। अब मैं दूसरी बात खड़ी करना चाहता हूँ यहाँ। देखिए क्या कर रहे हैं, मोडस ऑपरेंडी समझ लीजिए इस कानून से क्या नुकसान होने वाला है। नुकसान ये हो रहा है, बिहार का उदाहरण देता हूं मैं आपको। बिहार में 61 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होता है। इतना खरीदा, वहां पर एपीएमसी एक्ट नहीं है, एबॉलिश कर दिया उन्होंने। और नाबार्ड ने 2015-16 में रिपोर्ट दी कि हिंदुस्तान में सबसे बदतर हालत में बिहार का किसान है। वहां पर 5000 मेट्रिक टन, सिर्फ 0.08% नीतीश बाबू ने गेहूं का प्रिक्योरमेंट किया बिहार में। मक्का का किसान तो हाई कोर्ट में गया। मेरा कहना है कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसने इस कोविड के क्राइसिस में 127 लाख टन धान एमएसपी पर किसानों ने दिया, तो 25 लाख टन गेहूं दिया, उससे आपूर्ति हुई। पंजाब एक ऐसा राज्य है दीपक जी जहां 6%, गौर करिए, 6% कुल हिंदुस्तान की कृषि भूमि का पंजाब में है और वो 11% पैदावार करता है। मध्य प्रदेश 11% है, वो 11.6%। इसलिए पंजाब, सुनिए ना, अब आप तरबूज और खरबूज की तुलना कर रहे हैं। सर पंजाब की सिचुएशन अलग है, सब जानते हैं, सब जानते हैं भाई जी। इसका कोई एक्सप्लेनेशन, इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप कि पंजाब को, पंजाब लैंड इज ब्लेस्ड फॉर कृषि। भाखड़ा नांगल है वहां पर, इतनी सारी नदियां हैं वहां पर, सिंचाई की सुविधा है वहां पर, और प्रॉस्परस खेती वहां ऐतिहासिक काल से होती आई है। उसको आप बिहार से कंपेयर तो नहीं कर सकते ना भाई जी। सुनिए ना, 6% जो शांता कुमार कमेटी ने कहा है, क्योंकि सरकार एमएसपी पर खरीदती क्यों है? क्योंकि उसको एक तो कंटेंजेंसी के लिए, आपात स्थिति के लिए रखना होता है, और पीडीएस के लिए, जो हमने 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया उसके लिए, तो वो भी सिर्फ 6 से 8% होता है। किसान पूंजीपति करते यह है कि असीमित मात्रा में संग्रहित करके रखते हैं और ऐसे समय अपना जमा किया हुआ अनाज बाजार में उतार देते हैं जब किसानों की फसलें आने वाली होती है और प्राइसेस क्रैश करते हैं। और यह आरोप सिर्फ मेरा नहीं है, आप गंभीर आरोप लागत और मूल्य आयोग मोदी सरकार का, सीएसीपी की रबी रिपोर्ट 2020-21 उठा लीजिए। एक मिनट, उसने लगाया कि मोदी सरकार दाल खरीद कर ऐसे समय बाजार में उतारती जब फसलें आने वाली होती। ये कह रहे ना हमने हजारों करोड़ की दाल खरीद ली, दाल क्या करते हो बताओ? तो बाजार में थोड़ी उतारती है, बाजार तोड़ने के लिए इन 5 पूंजीपति, सबको पता है, दाल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से किसने समझौता किया? उन पोर्ट्स पर। नलिन जी जवाब दीजिए, अभी जी बहुत लंबा हो गया। नलिन जी जवाब दीजिए, फिर मेरे साथ मास्टर शिवराज भी जुड़ गए हैं और कई सारे खास मेहमान भानु प्रताप सिंह जी भी है। नलिन जी जवाब दीजिए, भानु और मास्टर शिवराज आएंगे छिन्ना जी के साथ डिबेट में। बड़ा दुख हुआ मुझे दीपक जी, पता नहीं क्या सभ्यता हो गई है। एक वरिष्ठ प्रवक्ता भी कांग्रेस पार्टी की, आपने नारे दिखाए, हाय हाय मर जा मोदी, हाय हाय मर जा मोदी पे एक निंदा नहीं,
मतलब मैं कह सकता हूं आपको, खुले मंच पर कह रहा हूं, कोई ऐसा नारा सोनिया जी के खिलाफ लगाए राहुल जी, तो मैं पहला खड़ा होकर कहूंगा ऐसे नारे नहीं लगने चाहिए। ये इंसानियत के खिलाफ है। मतलब कहां की राजनीति होगी? आंकड़ों के साथ आप इसका लिपापोती कर रहे हैं। एक खंडन तो करिए। मैं स्पष्ट रूप से खंडन कर रहा हूं कि लोग जो है इंसान भी नहीं है। इससे क्या फर्क बताइए ना मुझे, प्रधानमंत्री इस बात से किसानों के फसलों की दाम पर क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता ऐसी बातों को। अबे जी ऐसे नहीं, आपको दिक्कत हो रही है मेरे बयानों से, लेकिन मैंने आपकी पूरी बात सुनी। मैं आपकी शब्दों से सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर मैं आपके साथ एक सभ्य रूप से पूरी आपकी बात सुन रहा हूं, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि मैं अपनी बात ना रख सकूं? नहीं, आप रखिए। मैं व्यथित इस बात से हूं कि अप्रासंगिक विषयों पर बात सीधा बोल रहा हूं। मेरा दिल टूटता है जब हमारे देश में ये सभ्यता दिखती है कि राजनीतिक दल अपनी राजनीति के लिए किसी इंसान की मृत्यु की मांग कर रहे हैं। किसने कहा? कौन कांग्रेस ने नारा लगा दिया बताइए? आप रोज बैठते वामपंथी दलों के साथ, क्या उनको कह नहीं सकते थे ये आपत्तिजनक है, इसका खंडन नहीं कर सकते? अरे आप नहीं कर सकते, भर्त्सना नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है नहीं मैं पंजाब की बात करूंगा, इन आंकड़ों की बात करूंगा। इन आंकड़ों के बाद इंसानियत से ऊपर हो सकती है? अरे किसान भाइयों की कोई दिक्कत है वो रखेंगे, आप अपनी राजनीति करिए। एक राजनीतिक दल है, लेकिन एक राजनीति करने के लिए इस हद तक चले जाएंगे कि किसी की मृत्यु का खंडन भी नहीं करेंगे। आप कोई मृत्यु मांग कर रहा है, वे तो सुना ही नहीं साहब, दीपक जी ने सुना ही नहीं। वो आपने कह दिया कि मृत्यु की मांग कर रहे हैं। राजनीति के लिए दीपक जी ने तो शिष्टता रखी। मैंने दो बार ये बोला। देखिए सर, ऐसी कोई मूर्ख व्यक्ति ये नारा लगा रहा है तो मैं उसको नेशनल टेलीविजन पर नहीं सुना सकता, लेकिन ये एक एस्पेक्ट बहस का है, इसको पॉइंट आउट करना मेरा फर्ज है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसान आंदोलन के चेहरे हैं, मैं ये कह रहा हूं ये किसान आंदोलन के वो एलिमेंट है जिससे किसानों को सावधान रहना चाहिए। यतेंद्र कसाना नोएडा से मेरे सम्मानित दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं। कसाना जी क्या कहेंगे इन नारों पर? देखिए, नारे कोई इस तरह के लगा रहे हैं तो गलत है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि देश में पहले भी नारे लगे, गाय बछड़ा, जर्सी गाय, विदेशी गाय, तो तब भी भर्त्सना होनी चाहिए थी। नलिन जी को उसकी भी भर्त्सना करनी चाहिए थी। हम किसान हैं, किसान की तरफ से हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि किसान के मन में एक डर है, और जो कृषि बीमा पहले फेल हुआ देश में, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये तीनों कानून भी कहीं फेल ना हो जाए, इसलिए किसान इसको बार बार वापस करने की मांग कर रहा है। ठीक है कसाना जी, सीधे आपके सवाल को मास्टर शिवराज के पास भानु जी के पास ले चलता हूं, फिर मास्टर शिवराज जी के पास ले चलूंगा। भानु जी, आप भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के नेता हैं, आप उसके सर्वा हैं। आप क्या कसाना जी की बात से सहमत हैं? और आपने इस कानून का समर्थन क्यों किया? क्योंकि यहां तो कह रहे हैं किसानी बर्बाद हो जाएगी, किसान बर्बाद होगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो जमीन छिन जाएगी, ये होगा तो होर्डिंग हो जाएगी, ये होगा तो। अरे सर, अब तो इंटरनेट पे बिग बास्केट से लहसुन भी मंगा सकते हैं, प्याज भी मंगवा सकते हैं, चीनी भी मंगवा सकते हैं, दाल भी मंगा सकते हैं। जब अमेरिका से सीधे सामान आपके पास आ रहा है तो आप क्यों मंडियों तक सीमित रहना चाहते हैं? बताइए भानु जी, क्या ये लॉजिकल है? ऐसा है, देश के किसानों के लिए 72 साल बाद ये जो हमने तय किया है वो होना चाहिए, तब किसान बच पाएगा। यदि आपको थोड़ा सा 2 मिनट का समय आप दें तो आपको बता सकता हूं। सर एक एग्जांपल दें, 1 मिनट ले पूरी बात कहें। प्रधानमंत्री को बनाया है, देश के प्रधानमंत्री जी से हम चाहते हैं कि वो किसान आयोग का गठन कर दें। किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे, राजनेता एक भी नहीं। और किसान आयोग फसलों के दाम यानी MSP तैयार करेगा, और लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई सरकार हमारी खरीद करेगी, फिर गरीबों को कोटे के माध्यम से बंटवाएगी। बाकी किसान का माल जितना भी खरीद करेगी वो निर्यात करेगी। और 72 साल के किसान विरोधी नीतियों के कारण देश के किसान को जो बर्बाद किया गया है, इसको गुलाम रखा गया है, इसको गरीब बनाया गया है, उस कर्जे को सबको माफ करना पड़ेगा, तब किसान बच पाएगा। ये MSP के पीछे लड़ते रहो या 3 कानूनों के पीछे लड़ते रहो, ये उधर से भाजपा
पार्टी समर्थन करती रहे कि और लोग ये चाह रहे हैं, ये वो चाह रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं वो होना चाहिए, देश के किसानों को आजाद करना होगा। अभी ये हमारा देश का किसान इन राजनेताओं का गुलाम है, हम अब गुलाम रहना नहीं चाहते। ठीक है, ये है हमारी मांग। मैं सीधे चलता हूं यहां से मास्टर शिवराज के पास। मास्टर साहब, आपको भी यही लगता है? जी धन्यवाद आपके लिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान लोक शक्ति से। जी अभी आपने जो नारे सुनाए मैं उन पर बात करता हूँ। देहात में एक कहावत है कि कौवा कोसे से ढोर नहीं मरता। दूसरी बात, पूर्व कृषि मंत्री थे राधा मोहन जी, उन्होंने कहा कि देश का किसान नपुंसक हो गया है, देश का किसान शौक मौज में आत्महत्या करता है मीडिया छाने में, देश का किसान माँ बेटे के झगड़े में आत्महत्या करता है। और आज मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री ने खुले शब्दों में कहा, ये दिल्ली के आसपास किसान बैठे हैं, ये देश के देशद्रोही हैं, ये देश के गद्दार हैं, कुकुर मुत्ते की तरह संगठन पैदा हो गए। तो क्या जो कृषि मंत्रियों ने कहा, हमने तो बुरा नहीं माना उनका किसी का भी। दूसरा ये है, एक मिनट सुन लो मेरी बात, अभी जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं उन्होंने इसका समर्थन किया। जो इनका स्वयंसेवक राष्ट्र है, स्वयंसेवक राष्ट्रीय संघ भाजपा का, उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया। जो हरियाणा के चौटाला जी हैं उन्होंने समर्थन किया। एक पंजाब से डीजीपी ने इस्तीफा दिया किसानों के समर्थन में। कितने विधायक सांसद इस्तीफा दे के चले गए। क्या भाजपा सरकार क्या चाह रही है जो किसानों को छोटी सी मांग नहीं मान रही? अभी ठाकुर साहब कह रहे थे किसान आयोग का गठन किया जाए, हम सहमत हैं, लेकिन एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए, क्रय विक्रय पे कंट्रोल किया जाए। क्रिया जिस अनुपात से करते हैं उसी अनुपात से रेट बेचने का भी रखें। अगर एक कृषि व्यापारी ने किसी भी एक फसल का भंडारण कर लिया और उसको अपने रेट के अनुसार बेचा, जैसे देश में पॉपकॉर्न बिकता है, जैसे देश में ये बिकती है, चिप्स बिकती हैं, जिस रेट से दवाई बिकती है महंगी महंगी, सब एमआरपी पे बिकती हैं। किसान तो सिर्फ एमएसपी की मांग कर रहा है। अगर ये एमएसपी को गारंटी कानून बना देते हैं और क्रय विक्रय पे कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या इनकी नानी मर जाएगी भाजपा वालों की? ये बताओ मुझे। ठीक है, मास्टर शिवराज की बात का मान साहब जवाब देंगे, फिर नलिन जी के पास आऊंगा। मास्टर शिवराज, मान साहब। जी 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 दीपक भाई, देखिए मैं ये समझता हूँ कि जैसे अभी मास्टर जी कह रहे थे कि भी भाजपा की नानी मरेगी या दादी मरेगी, अभी वो मोदी को मारने की बातें कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि हम किस आइडियोलॉजी के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात शुरू हुई थी 3 कानूनों को लेकर, ये धरना बैठा था, ये प्रदर्शन बैठा था 3 कानूनों को लेकर, ये तीनों कानून डालने हैं। जो मोदी जी को कहा वो मैंने भर्त्सना की उसकी, उसका मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन ये तो कहावत है भाई, तुम ये काम कर दो तो तुम्हारी नानी मर जाएगी, तो कहावत से भी चेक हो गया। मास्टर साहब सुन लीजिए, मान साहब थोड़ा छोटे बोलेगा, मुझे ब्रेक लेना है। आप नानी मर गई का बुरा मान रहे हो भाई? नहीं, मैं काहे बुरा मानूंगा? मेरी कौन सा नानी मर रही है भाई? मैं बुरा नहीं मानता। बहरहाल मेरा कहने का भाव केवल इतना है कि हम हमारी मांग क्या थी और हम कहाँ आए। हमारी तो देखिए ये जो सारा मोबिलाइज हुआ इस आधार पे कि ये जी 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 ठीक है मास्टर जी, शरवण साहब ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये सारा मोबिलाइज हुआ, ये 3 काले कानूनों को कह के, अब चर्चा के बाद 2 मुख्य मांगे रह गई, यानी कि बाकी सारा कुछ ठीक था। दूसरी बात, मेरी बात का जवाब दुबे जी ने ये नहीं दिया कि 2006 में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंडीकरण एक्ट जो पंजाब का है उसके अंदर जो संशोधन किया 7 नंबर बिंदु के तहत, उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं इनके पास। मैं इनसे और प्रश्न पूछता हूं, क्या इनका जो 2019 का मैनिफेस्टो था उसके अंदर एपीएमसी को रद्द करने की बात नहीं करी? मैं आगे पूछता हूं मेरे बीकेयू के साथियों से, क्या ये निरंतर मांगने रही दादा टिकैत के समय से, या आज तक ये बातें कहीं नहीं आई? और 2-3 आंकड़े और हैं, ये जो फूड मार्केट है ना दीपक भाई, ये लेके आया भाई, एक मिनट देखिए, मैंने आपको सुना, मैंने बड़े संयम से सुना। मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपको राम राम कहता हूं साहब, 2 मिनट मेरे को मेरी बात कहने दीजिए। मैं गलत हो सकता हूं, इस बात से कोई दो राय नहीं है। और अगर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी से असहमति हो तो दुबे जी मुझे कह दें कि ये बने फिरते हैं किसान, आप आइए मैं अपनी जमीन दिखा के लाता हूं आपको, और आप भी मुझे अपनी दिखा दीजिएगा। दुबे साहब सुनिए, मैं आपको और बताता हूं, दुबे साहब आपकी काली सच्चाई बताता हूं। दुबे साहब आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, दुबे साहब मैं बताता हूं, 10 साल के आपके कार्यकाल में आपने तिलहन जो है, आपने तिलहन खरीदी 10,183 करोड़ की।
नहीं मैं आपसे आपको मुखातिब नहीं हूं। मैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस मुझे के ब्रेक के दुबे लिए साहब हैं, रुकना है, मैं उनको लंबी बात मुखातिब हो रही है, हूं। आपको बीच में टोक दिया गया था, ब्रेक के लिए रुकता हूं और मध्य प्रदेश का होशंगाबाद का वो किस्सा भी आपको दिखाऊंगा क्या है वो पूरा, ब्रेक के बाद।